हम लोग ले रहे हैं पॉलिटी के लिए। पॉलिटी इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन फॉर योर यूपी पीसीएस। तो लगभग 22 से 25 क्वेश्चंस पॉलिटी से भी आते हैं और 22 से 25 क्वेश्चंस ही हमारे करंट अफेयर्स से आते हैं। तो लगभग लगभग 45 से 50 क्वेश्चंस इन दो सब्जेक्ट से बनते हैं। ठीक है। अब इंडियन पॉलिटी यानी कि जो आज हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन को देख रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क देख रहे हैं, जिस फ्रेमवर्क पे पूरा इंडिया चलता है ना। जो हमारे लेजिस्लेटिव पावर्स लेजिस्लेचर के पास है, एग्जीक्यूटिव पावर्स एग्जीक्यूटिव के पास है, जुडिशियल पावर्स जुडिशरी के पास है। ऐसा शुरू से तो नहीं था, है ना। ऐसा शुरू से तो नहीं था कि बिल्कुल आदिकाल से ये सिस्टम चलता आ रहा है। तो ये सिस्टम डेवलप कैसे हुआ? इस सिस्टम के डेवलपमेंट में ब्रिटिशर्स का बहुत बड़ा रोल है। तो ब्रिटिशर्स से हम लोग लेके शुरू करेंगे और आज सिर्फ उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया कहां से। तो सन 1600 में क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट हुआ करती थी क्राउन ऑफ ब्रिटेन। तो उन्होंने सन 1600 में एक कंपनी को एस्टैब्लिश किया जिसको हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। उसका असली नाम है गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। यानी कि ईस्ट इंडीज में ट्रेड करने के लिए एक कंपनी को क्या किया गया? एम्पावर किया गया, मोनोपोली प्रोवाइड की गई कि सिर्फ ब्रिटेन से कौन ट्रेड करेगा ईस्ट इंडीज के अंदर? ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। तो एक ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या रॉयल चार्टर से पावर दे दी गई ट्रेड करने के लिए। ठीक है। कब? 1600 के अंदर। और वो स्पाइसेस और कॉटन और इंडिगो जिसे नील बोलते हैं, व्हीट अनाज, इन सब का ट्रेड करने के लिए वो इंडिया में आए। और आने के बाद सबसे पहले तो वो ट्रेडिंग कंपनी की तरह ही अपने आप को उन्होंने स्टैब्लिश किया। ठीक है। और धीरे धीरे फिर उन्होंने चीजों को स्टैब्लिशमेंट के साथ साथ उनको एक्सपेंड करना शुरू किया। अगर हम टाइमलाइन देखें तो सबसे पहले मसूलीपट्टनम में उन्होंने अपना एक इंपॉर्टेंट सेंटर खोला 1611 के अंदर। और 1613 में फिर सूरत के अंदर उन्होंने अपना एक सेंटर खोला। तो ये दोनों ट्रेडिंग सेंटर थे, है ना। ये दोनों कैसे थे? ट्रेडिंग सेंटर थे। ठीक है। 1661 में जो मुंबई है, मुंबई पोर्ट, वो भी ब्रिटिश के कंट्रोल के अंदर आ गया। उसके बाद चेन्नई वाला 1639 में, ये पहले आ गया था ब्रिटिश मद्रास वाला। और कलकत्ता वाला 1690 में। ठीक है। ये इनके मेन क्या बन गए? ट्रेडिंग पॉइंट्स बन गए। उस समय वो सिर्फ ट्रेड करने की नीयत से आए थे और वो ट्रेड ही कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्या किया? अपना वर्चस्व बढ़ाना शुरू किया। और जो उस समय का मुगल शासक थे, शाह आलम, क्या नाम था उनका? शाह आलम। शाह आलम से उन्होंने राइट ऑफ दस्तक ले लिए थे। दस्तक यानी कि राइट टू कलेक्ट रिवेन्यूज। और इस दस्तक से क्या हुआ? इस दस्तक से जो बंगाल था, बंगाल के अंदर इनका एक इंपॉर्टेंट सेंटर था, है ना, कलकत्ता। बंगाल के अंदर क्या हुआ? बंगाल के अंदर इन्होंने जो रेवेन्यू कलेक्ट करने के इनके अधिकार थे उसको मिसयूज किया। उस मिसयूज से बंगाल के नवाब को क्या होने लगा? रेवेन्यू का लॉस होने लगा। तो सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था उस समय पर, उसे ये बात अच्छी नहीं लगी ऑब्वियसली। तो असल तो थी ही ब्रिटिशर्स और बंगाल के नवाब के बीच में, सिराजुद्दौला के बीच में। इसी टाइम पे क्या होने लगा कि ब्रिटिशर्स ने कॉन्स्पिरेसी रचनी शुरू कर दी। मीर जाफर और ओमी, एक और ओमी था, एक जाट था। तो उन सबको क्या करा? अपनी तरफ मिलाना शुरू कर दिया। जो उसमें सबसे मेन था वो था मीर जाफर। मीर जाफर वाज द कमांडर ऑफ सिराजुद्दौला। अब सिराजुद्दौला का कमांडर ही क्या हो गया? ब्रिटिशर्स की टीम में जाके मिल गया। ठीक है। ऊपर से एक आप लोगों ने नाम सुना होगा, फोर्ट विलियम्स। फोर्ट विलियम्स नाम का फोर्ट उन्होंने वहां पर बनाना शुरू कर दिया ब्रिटिशर्स ने, कैलकाटा के अंदर। अब फोर्ट बनाना शुरू कर दिया, यानी कि फोर्टिफिकेशन शुरू कर दिया विदाउट द परमिशन ऑफ नवाब। परमिशन नहीं ली नवाब की, और किला बनाना शुरू कर दिया। अब किसी के राज्य में जाके कोई दूसरा व्यक्ति किला बनाने लगे, किलाबंदी करने लगे, तो ये तो सीधे सीधे सोवरेनिटी को चैलेंज है। तो जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, उन्होंने इसको
इसी तरह लिया कि क्या ये तो मेरी सोवरेनिटी को चैलेंज कर रहे हैं ब्रिटिशर्स, और हमला कर दिया सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम्स के ऊपर। फोर्ट विलियम्स के ऊपर जब हमला किया तो ब्रिटिशर्स हुगली नदी में अपनी नाव पर बैठ के भागने लगे। कुछ ब्रिटिशर्स को कैद कर लिया गया और एक कमरे में बंद कर दिया गया। उन ब्रिटिशर्स में से 100-150 के आसपास ब्रिटिशर्स मारे गए। हालांकि इसको बोला जाता है हिस्ट्री में ब्लैक होल एपिसोड। हालांकि ये जो ब्लैक होल एपिसोड है इसके कोई साइंटिफिक एविडेंसेस नहीं मिलते हैं, इसीलिए ये एक कंट्रोवर्शियल है, कंट्रोवर्शियल एपिसोड है कि ऐसा हुआ भी था या नहीं हुआ था। कई लोग, कई हिस्टोरियन कहते हैं कि ऐसा हुआ ही नहीं था। ठीक है, ब्लैक होल एपिसोड कभी हुआ ही नहीं, बहुत सारे हिस्टोरियंस कहते हैं ऐसा। ठीक है, तो कंट्रोवर्शियल है, प्रीलिम्स में नहीं आएगा। ठीक, अब इसको ब्लैक होल एपिसोड को बहाना बना के ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अपने देश में जाके लोगों का जो लोगों की भावना थी, लोगों के जो सेंटिमेंट्स थे वो अपनी तरफ करने की कोशिश की कि हम इंडिया पे हमला कर देंगे। जैसे कि आज ये अमेरिका वाला कर रहा है ना, अपने देश में जाके क्या करता है कि ईरान के ऊपर हमला करना जरूरी था, ये सब बताता है। तो उस समय पर वहां ब्रिटिशर्स ने ये किया, इंडिया के अगेंस्ट कहा कि भाई उनके ऊपर हमला करना जरूरी है क्योंकि उन्होंने हमारे बहुत सारे लोग मार दिए। उसको ब्लैक होल एपिसोड नाम दे दिया इन्होंने। ठीक है, फिर ब्रिटिशर्स इंडिया के ऊपर हमला कर देते हैं। मीर जाफर और ओमी जाट, ओमी ये मीर जाफर, ओमी चंद, राय दुर्लभ, जाट सेठ और रॉबर्ट क्लाइव इसका मास्टरमाइंड था। रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिशर्स की तरफ से था। बाकी सबको इसने क्या किया, कॉन्स्पिरेसी के तहत अपनी तरफ मिला लिया। अब सिराजुद्दौला साहब खड़े हैं जंग के मैदान में तलवार लिए, और उनका जो कमांडर है उसने बैक ऑफ कर दिया। उस समय क्या हुआ करता था कि जो कमांडर होता था उसके अंदर टुकड़ियां हुआ करती थी, अलग अलग कमांडर्स होते थे, और मेन कमांडर था उनका मीर जाफर। मीर जाफर को अंग्रेजों ने ये वादा किया कि हम तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे। ठीक है, तो वो उनकी तरफ चला गया और बंगाल का नवाब बन गया। हालांकि जितना ब्रिटिशर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, जितना वो सोच रहे थे ब्रिटिशर्स, अंग्रेज सोच रहे थे कि मीर जाफर हम लोगों को फायदा देगा, उतना फायदा मीर जाफर ने नहीं दिया। मीर जाफर उन लोगों के जो पॉलिटिकल और रिवेन्यू रिलेटेड जो एम्बिशंस थे ब्रिटिशर्स के, उनको फुलफिल नहीं कर रहा था। तो एक रूठी हुई गर्लफ्रेंड की तरह ब्रिटिशर्स ने क्या किया, मीर जाफर से भी ब्रेकअप कर लिया, और मीर कासिम जो उसका दामाद था मीर जाफर का, मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। अब मीर कासिम, कई बार क्या होता है कि हम टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलने की कोशिश करते हैं और दूसरे टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस जाते हैं। यही ब्रिटिशर्स के साथ हुआ, और मीर जाफर से वो रिलेशनशिप से बाहर निकले, और मीर कासिम जो कि और भी ज्यादा एम्बिशियस था, उसके पास जाके वो क्या हो गए, उसके साथ हो गए। ठीक है, तो बैटल ऑफ प्लासी याद रखेंगे। बैटल ऑफ प्लासी में मीर जाफर, ये सिराजुद्दौला पहले ही दिन हार गया था। मीर जाफर ने धोखा दे दिया था, और 1757 के अंदर ये लड़ाई हुई थी। फिर इसके बाद होता है बैटल ऑफ बक्सर। मीर कासिम क्या करता है, अपना अलायंस बनाना शुरू करता है, जैसे सभी देश करते हैं ना। आज के डेट में भी आप लोग देखते होंगे कि ईरान अलग अलग देशों के साथ अलायंस बनाने की कोशिश करता है। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ अलायंस बना लिया। जापान का भी इंडिया के साथ डिफेंस पैक्ट हुआ, है ना। तो इस तरीके से उस समय पर भी मीर कासिम ने क्या किया, अवध के नवाब और दिल्ली के जो शाह आलम टू मुगल एम्परर थे उनके साथ अलायंस बना लिया। 3 जगह के नवाब हो गए। बंगाल का नवाब वो खुद मीर कासिम, और अवध का नवाब शुजाउद्दौला, पहले हारा था सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब। अब कौन आया बक्सर के अंदर, शुजाउद्दौला। तो बक्सर में क्या किया अंग्रेजों ने, सुझा दिया। ठीक है, किसको, मीर कासिम को और शाह आलम को। शाह इन तीनों को एक साथ हरा दिया। किसने, ब्रिटिशर्स ने। तो ब्रिटिशर्स की यहां से इंडिया के अंदर बैटल ऑफ बक्सर से इंडिया के अंदर क्या हो गई, और सुनो, कंपनी ने हरा दिया, कंपनी की आर्मी ने हरा दिया 3 बड़े प्रांतों के नवाबों को। तो पूरे देश के अंदर ब्रिटिशर्स का खौफ हो गया कि भाई साहब ये तो बहुत ही क्या है, खतरनाक लोग हैं। तो शाह आलम टू ने क्या किया,
शाह आलम टू ने ब्रिटिशर्स के साथ, ताकि जैसे आज भी आप लोग देखते होगे ना कि कुछ गिफ्ट दे दिया दूसरे देश को, है ना, अच्छे रिश्ते बनाने के लिए, ताकि रिश्ते अच्छे बने रहें, हमारे ऊपर हमला ना करे वो देश, है ना। तो उस समय पर भी क्या हुआ, जो मुगल शासक थे शाह आलम टू, उन्होंने ब्रिटिशर्स को दीवानी राइट्स दे दिए। दीवानी राइट्स मतलब रेवेन्यू कलेक्शन, ठीक है। अब रेवेन्यू कलेक्शन किसके पास आ गया, ब्रिटिशर्स के पास, और एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास रह गया, बंगाल के नवाब के पास। तो काम कौन करेगा, बंगाल का नवाब, और पैसा कौन लेगा, ब्रिटिशर्स, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि पांचों उंगली उनकी घी में है, काम कुछ करना नहीं है, रिवेन्यू आ रहा है। बंगाल उस समय बहुत अमीर, सबसे अमीर राज्यों में हुआ करता था बंगाल, ठीक है। और बंगाल को उन्होंने दोहन, बंगाल का दोहन करना शुरू कर दिया। और यहां से सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हुई उस समय की, कि भाई जो रिस्पॉन्सिबल है उसके पास पावर नहीं है, और जो पावरफुल है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना, जो पावरफुल है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो ये डुअल गवर्नमेंट कहलाती है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। डुअल गवर्नमेंट कब से कब तक चली, 1765 से 1772 तक। 1765 में क्या हुआ था, 1765 में शाह आलम टू ने दीवानी राइट्स दे दिए थे ब्रिटिशर्स को। तो यहां से डुअल गवर्नमेंट की शुरुआत होती है। और दोहरी गवर्नमेंट कैसी, कि पावर ब्रिटिशर्स के पास, रेस्पॉन्सिबिलिटी नवाब के पास, ठीक है। और डुअल गवर्नमेंट के बाद 1772 में, 1772 में वॉरेन हेस्टिंग आते हैं और डुअल गवर्नमेंट को खत्म कर देते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा इरेगुलरिटीज थी, करप्शन था। और उस करप्शन को दूर करने के लिए कंपनी रूल 1773, कंपनी का रूल शुरू हो जाता है 1773 में, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट आता है पहला 1773 का। ये जो पहला रेगुलेटिंग यानी कि किस लिए आया है, रेगुलेट करने के लिए, जो कंपनी के अंदर करप्शन हो रहा है, जो डिवीजन ऑफ पावर प्रॉपर नहीं है, उस चीज को ठीक करने के लिए क्या आया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है। इसने क्या किया, अब उस समय पर तीन जगह गवर्नर हुआ करते थे इंडिया में, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। तीनों की अलग अलग पावर थी, तीन पावर सेंटर बन चुके थे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया, याद रखना। यहां पर 1773 में क्या बनाया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ना कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और इस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को के सबॉर्डिनेट बना दिया किसको, मद्रास को और बॉम्बे को। मद्रास को और बॉम्बे को क्या कर दिया, बंगाल के गवर्नर जनरल के सबॉर्डिनेट बना दिया। लेजिस्लेटिव पावर अभी भी है, तीनों के पास है, लेकिन मेन पावर कहां, पावर सेंटर बना दिया बंगाल को, ठीक है। और इसके अलावा फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनते हैं, वॉरेन हेस्टिंग, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई 4 मेंबर की, गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए। इसके अलावा गवर्नर, और ये तो मैंने आपको बता ही दिया। सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट, पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट पहली बार कहां हुआ, कलकत्ता में। कब हुआ, 1774 में। 1774 में पहली बार क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट का इंडिया के अंदर एस्टेब्लिशमेंट हुआ। याद रखना किसका, क्या नाम ले रहा हूं मैं, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। उस समय एक चीफ जस्टिस बनाया गया और 3 जजेस बनाए गए। और पहले चीफ जस्टिस बनाए गए एलिजा इम्फे। एलिजा इम्फे वाज फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ कैलकाटा हाई सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। फिर उसके बाद उसके अंदर भी कुछ समस्याएं थी। अब उसके अंदर जो समस्याएं थी उसको दूर करने के लिए एक अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781। और 1781 के एक्ट से जो डिफेक्ट्स थे उसको रिमूव करने की कोशिश की गई। और रिमूव करने के नाम पे क्या किया गया कि सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन ही कम कर दी। सुप्रीम कोर्ट को यह कह दिया गया कि तुम्हारी कोई पावर नहीं है, जो कंपनी के गवर्नर हैं उनके जो ऑफिशियल एक्ट्स हैं, कंपनी के सर्वेंट्स हैं उनके ऑफिशियल एक्ट्स हैं, उनके ऊपर तुम कोई सवाल नहीं उठा सकते। यानी कि सुप्रीम कोर्ट की पावर को क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया।
गवर्नर जनरल और एग्जीक्यूटिव की पावर को क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। ठीक है, देखो, सर्वेंट्स ऑफ कंपनी वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट जुरिडिक्शन फॉर ऑफिशियल एक्ट्स, केवल ऑफिशियल एक्ट्स के लिए, याद रखेंगे। अगर वो ऑफिशियल कैपेसिटी के बाहर कोई एक्ट कर रहे हैं तो उनके लिए सुप्रीम कोर्ट उनको ट्राई कर सकता है, उनके ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता है। लेकिन अगर कंपनी की कैपेसिटी में कोई एक्ट कर रहे हैं तो उनके ऊपर कोई मुकदमा सुप्रीम कोर्ट नहीं लगा सकती, कोई नहीं चला सकती। ठीक है, इसके अलावा रिवेन्यू मैटर वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट जुरिडिक्शन। जितने भी रिवेन्यू मैटर्स हैं, रिवेन्यू कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन से रिलेटेड, उसको भी सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कहेगा। यानी कि और अपने आप को क्या कर लिया, पावरफुल कर लिया। इट क्लैरिफाइड द रिलेशनशिप बिटवीन सुप्रीम कोर्ट एंड गवर्नर जनरल इन काउंसिल। तो गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो था उसका और सुप्रीम कोर्ट का रिलेशनशिप यहां पर क्लियर कर दिया गया। फिर आता है विलियम पिट्स। विलियम पिट्स ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था और उसने इंडिया को गड्ढे में डालने का काम किया, इसलिए उसका नाम था पिट्स। तो वो लेके आया पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, 1784। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो पावर्स थी उनको दो जगह बांट दिया। कहा कि भाई पॉलिटिकल अफेयर्स के अंदर बोर्ड ऑफ कंट्रोल काम करेगा और जितना भी कॉमर्शियल अफेयर है, जितना भी फाइनेंशियल मैटर है, उसके अंदर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स काम करेंगे। तो दो अलग अलग यहाँ पर क्या कर दिए, पावर्स का डिवीजन कर दिया। ये डिवीजन ऑफ पावर उस तरह का नहीं है जिस तरीके का डिवीजन ऑफ पावर हम लोग आज देखते हैं, वो आगे चल के होगा। ठीक है, अभी क्या किया, केवल पॉलिटिकल मैटर्स और फाइनेंशियल मैटर्स को अलग अलग कर दिया गया। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट गॉट इफेक्टिव कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का इफेक्टिव कंट्रोल हो गया। कंपनी टेरिटरीज इन इंडिया वर कॉल्ड ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। कंपनी के पोजेशन में जो जमीन थी उसको क्या कहने लगे अब, ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। तो ये पहली बार हुआ कब, पिट्स इंडिया एक्ट से 1784 में पहली बार उन्होंने कहा कि ये ब्रिटिश पोजेशन है इंडिया के अंदर। ठीक है, फिर आता है चार्टर, चार्टर एक्ट 1793। तो इसके अंदर जो गवर्नर जनरल था उसको पावर मिल गई अपनी काउंसिल को भी ओवरराइड करने की। पहले तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर किसको रखा, गवर्नर जनरल इन काउंसिल, उसकी काउंसिल को। फिर काउंसिल के भी ऊपर किसको कर दिया, गवर्नर जनरल को। यानी कि अब सुप्रीम पावर बना दिया गवर्नर जनरल को। रिन्यूड कंपनीज कमर्शियल प्रिविलेज फॉर 20 इयर्स और गवर्नर जनरल को पावर दे दी और कंपनीज ट्रेड मोनोपोली कंटिन्यूड। इसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1813 का। 1813 के चार्टर एक्ट से क्या हुआ कि कंपनी की मोनोपोली जो ट्रेड में थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, उस मोनोपोली को खत्म कर दिया गया। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, याद रखेंगे कि 1813 में कंपनी की मोनोपोली जरूर खत्म कर दी, लेकिन चाय के व्यापार में इंडिया और चाइना के अंदर उनकी कोई मोनोपोली खत्म नहीं की। ट्रेड विद चाइना और टी ट्रेड इन इंडिया, भारत में चाय का व्यापार और चाइना से व्यापार के अंदर अभी भी कंपनी की मोनोपोली थी। ठीक है, इसके अलावा क्रिश्चियन मिशनरीज को इंडिया के अंदर अलाउ किया कि वो अपना एजुकेशन फैलाएं, अपना क्रिश्चियन एजुकेशन इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस करें, वेस्टर्न एजुकेशन। और साथ में उनको 1 लाख रुपए भी दिए जाते थे ताकि वो एजुकेशन दे सके। ठीक है, फिर इसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1833। देखो अभी बहुत सारे ये एक्ट्स आ गए है ना, तो इनको याद करने के लिए आपको थोड़ा सा रिवीजन तो देना ही पड़ेगा इसको। ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन आप लोगों को देना ही पड़ेगा और यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ये बेस है हमारी पॉलिटी का। ठीक है, तो 1833 का अगर हम देखें तो लॉर्ड मैकॉले ने कहा था, इस जब डिस्कशन चल रहा था कहाँ पे, पार्लियामेंट के अंदर। कौन सी पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, कि चार्टर एक्ट 1833 को पास करें या ना करें। तो जो लॉर्ड मैकॉले थे, लॉर्ड मैकॉले ने कहा कि द कंपनी इज एन एनोमली बट इट इज पार्ट ऑफ द सिस्टम वेयर एवरीथिंग इज एनोमली। अजीब है कंपनी, लेकिन ये ऐसे सिस्टम का पार्ट है जो पूरा सिस्टम ही अजीब है। ठीक है, तो ये सेंटेंस एग्जैक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कई बार पूछा गया है, इसलिए मैंने ये डाल दिया। लॉर्ड मैकॉले ने 1833 में क्या कहा था, द कंपनी इज एन एनिमली बट इट इज पार्ट ऑफ सिस्टम वेयर एवरीथिंग इज एनिमली। ठीक है, इसके अंदर प्रोविजंस क्या किए गए, तो
देखो अब ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया था ना अभी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया था 1733 में, ठीक है। और 1733 के आसपास जो भी एक्ट आया था ना, उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या बना दिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1833 में। ये पूछ लेता है, ये पूछ लेता है, ठीक है। तो 17 के अंदर क्या है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। 18 के अंदर क्या है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना, लॉर्ड विलियम बेंटिक। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, हिस्ट्री में भी आ जाता है ये, पॉलिटी में भी आ जाता है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर कंपनी का जो कमर्शियल फंक्शन था वो खत्म कर दिया गया 1833 में, और लॉर्ड मैकॉले फर्स्ट लॉ मेंबर बनते हैं, और यहां से शुरुआत होती है लॉ कमीशन की, ठीक है। फर्स्ट लॉ कमीशन वाज सेट अप इन 1834 अंडर लॉर्ड मैकॉले। लॉर्ड मैकॉले के अंडर में सबसे पहले 1834 में भारत का पहला लॉ कमीशन बनाया गया, और इसे कहा गया कि फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द सेंट्रलाइजेशन, यानी कि केंद्रीकरण का, कंपनी के रूल के केंद्रीकरण का पहला स्टेप था ये, ठीक है। और कंपनी का जो ट्रेड था यहाँ पर खत्म हो गया। चार्टर एक्ट 1853 के अंदर हम देखते हैं उसके बाद कि इसको बोलते हैं लास्ट चार्टर, ये आखिरी चार्टर था, इसके बाद कोई चार्टर नहीं है। इसके बाद क्या आएंगे, इसके बाद आएंगे काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, है ना। लास्ट चार्टर था, इसके अंदर क्या किया गया, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन को अलग अलग, लेजिस्लेचर के फंक्शन और एग्जीक्यूटिव के फंक्शन, अब वो चीज शेप लेने लगी जिसको आज हम देखते हैं। किसको, कि लेजिस्लेटिव का फंक्शन अलग है, एग्जीक्यूटिव का अलग है, जुडिशरी का अलग है। तो लेजिस्लेटिव फंक्शन और एग्जीक्यूटिव फंक्शन रहे तो गवर्नर जनरल काउंसिल में ही, लेकिन उनको सेपरेट कर दिया गया, और 6 नए मेंबर, लेजिस्लेटिव मेंबर्स इसके अंदर इंट्रोड्यूस किए गए, और ओपन कंपटीशन की ट्राई किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया कि सिविल सर्विसेज के अंदर ओपन कंपटीशन हो। लेकिन ये जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन थे ये हुए कहाँ, लंदन के अंदर। हालांकि इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम्स थे, लेकिन लंदन के अंदर हुए थे सबसे पहले, ठीक है। और एक चीज और देख लेंगे 1833 के एक्ट में, 1833 के एक्ट में पहली बार अटेम्प्ट किया गया था सिविल सर्विसेज को इंट्रोड्यूस करने का, लेकिन 1833 में हो नहीं पाया। फिर ये 1853 के एक्ट से क्या हुआ, सिविल सर्विसेज एग्जाम्स को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, ठीक है। फिर आता है क्राउन रूल शुरू हो जाता है इसके बाद, क्योंकि 1857 की क्रांति हो जाती है। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिशर्स की आंख खुलती है कि क्या हो रहा है भारत के अंदर, और 1857 की क्रांति के बारे में आप लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी तो होगी ही। हल्का सा मैं याद दिला दूं कि मंगल पांडे, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, इन सब की कहानियां जो हम लोग सुनते आए हैं बचपन से, वो 1857 की क्रांति से, ठीक है। तो 1857 की क्रांति में क्या क्या हुआ ये मुझे लगता है कि आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं, और हम लोग हिस्ट्री की क्लास कर भी नहीं रहेंगे, तो हम लोग पॉलिटी से स्टिक रहेंगे, पॉलिटी पे ही रहेंगे। तो 1857 की क्रांति के बाद क्या हुआ वो इंपॉर्टेंट है। 1857 की क्रांति के बाद कंपनी का रूल समाप्त हो गया, क्योंकि 1858 का एक्ट जो आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, उसमें क्या हुआ कि कंपनी का रूल खत्म कर दिया गया, सीधे क्राउन के अंडर में, ब्रिटिश क्राउन के अंडर में क्या कर दिया, इंडिया को रख दिया। और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसकी पोजीशन चेंज करके क्या कर दिया, उसको वाइस राय ऑफ इंडिया बना दिया, और पहला वाइस राय बनते हैं लॉर्ड कैनिंग। फर्स्ट वाइस राय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया इंडिया के लिए। इसके अलावा 15 मेंबर बनाए गए उस सेक्रेटरी को सपोर्ट करने के लिए, असिस्ट करने के लिए, है ना। और सीधे डायरेक्ट हम लोग ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल के अंडर में आ गए, ठीक है। फिर उसके बाद आता है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। अब सारे कौन से आएंगे, काउंसिल एक्ट आएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ गया 1858 का, अब आएंगे काउंसिल एक्ट। सबसे पहले 1861 का, 1861 का आया, और इसके अंदर क्या किया गया, ये रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन, यानी कि इंडिया के लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिले लेजिस्लेचर के अंदर, उसकी शुरुआत हुई 1861 से। हालांकि जो मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल में थे वो इलेक्टेड नहीं थे, याद रखना, वो ब्रिटिशर्स द्वारा नॉमिनेटेड थे। कौन कौन थे,
राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और श्री दिनकर राव, इन 3 लोगों को ब्रिटिशर्स ने क्या किया, नॉमिनेट किया लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। एक चीज और याद रखेंगे, इट स्ट्रेंथेंड द वॉइसरॉयज अथॉरिटी ओवर हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल बाय सब्स्टिट्यूटिंग द पोर्टफोलियो और डिपार्टमेंटल सिस्टम फॉर कॉर्पोरेट फंक्शनिंग। कॉर्पोरेट फंक्शनिंग के लिए जो डिपार्टमेंटल सिस्टम दे रखा था कि ये डिपार्टमेंट तुम्हारा, ये डिपार्टमेंट तुम्हारा, ये डिपार्टमेंट तुम्हारा, वो डिपार्टमेंट का सिस्टम ही खत्म कर दिया और सारी पावर किसके पास आ गई, वायसराय के पास आ गई। क्योंकि कंपनी के अंदर क्या चल रहा था, डिपार्टमेंटल सिस्टम चल रहा था, अलग अलग डिपार्टमेंट चल रहे थे, है ना, सारी फंक्शन किसके पास आ गई, वॉइसरॉय के पास आ गई, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल वर एस्टैब्लिश्ड इन प्रोविंसेस, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाई गई प्रोविंसेस के अंदर, और बॉम्बे मद्रास को वापस अपनी लेजिस्लेटिव पावर मिल गई। बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी के पास लेजिस्लेटिव यानी कि लॉ मेकिंग पावर आ गई यहाँ से, ठीक है। और वाइसरॉय के पास पहली बार यहाँ पर आई ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ठीक है, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ठीक है। आज भी हम लोग देखते हैं कि हमारे प्रेसिडेंट के पास क्या है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है। अगर कोई इमरजेंसी है, कोई इंपॉर्टेंट मैटर है और हाउस सिटिंग में नहीं है तो क्या करेगा, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस निकाल सकता है, ठीक है। वो आगे देखेंगे हम लोग जब प्रेसिडेंट वाले सेक्शंस आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर आएगा। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, उसके बाद आता है 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो मेंबर्स लेजिस्लेटिव मेंबर्स थे उनका नंबर इंक्रीज कर दिया जाता है, इंडियन लेजिस्लेटिव मेंबर्स का, है ना। और बजट के ऊपर डिस्कशन के प्रावधान किए जाते हैं। ये कहा जाता है कि भाई क्वेश्चन पूछ सकते हैं लेकिन क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते, ये याद रखना कि क्रॉस क्वेश्चनिंग करने का यहाँ पर अलाउ नहीं किया था। तो सबसे पहले इलेक्शन का प्रिंसिपल इसके अंदर आया, हालांकि डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था, ठीक है। किस तरीके का इलेक्शन था, लिमिटेड इलेक्टोरल बनाया गया था कि कुछ ही लोग इसके अंदर वोट कर सकते हैं। तो उन कुछ क्या था इसके अंदर, क्या था, लिमिटेड इलेक्टोरल वोटिंग थी, तो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था। ऐसा नहीं था जैसे हम लोग आज देखते हैं कि पूरा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के हिसाब से पूरा देश क्या कर रहा है, वोटिंग कर रहा है, ऐसा नहीं था पहले, ठीक है। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इसको बहुत अच्छे से याद रखना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म क्या है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म ने क्या किया कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के साइज को बढ़ा दिया और डायरेक्ट इलेक्शन पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया। इससे पहले कैसा था, लिमिटेड इलेक्टोरल प्रिंसिपल था। यहाँ पे पहली बार मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से 1909 में क्या हुआ, डायरेक्ट इलेक्टोरेट। और इसको जो क्वेश्चन पूछा जाता है, फर्स्ट टाइम सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स किस एक्ट से आया, 1909 से आया। क्योंकि इस समय पर क्या हो गया था, लाला लाजपत राय, खुदीराम बोस और औरबिंदो घोष और बिपिन चंद्र पाल, ये सब क्रांतिकारी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट क्या करते थे, धरना प्रदर्शन करना, ये सब चीजें करना। तो ब्रिटिशर्स भी परेशान हो गए थे, तो उन्होंने जो उस समय 2 भाग भी हो गए थे कांग्रेस के, आप लोगों को पता होगा कि एक नरम दल बन गया, एक गरम दल बन गया। तो गरम दल जो था, जो एक्सट्रीमिस्ट थे, उनको तो ये मना सकते नहीं थे, लेकिन जो नरम दल वाले थे, जो मॉडरेट्स थे, उनको मनाने के लिए, उनको खुश करने के लिए क्या किया, लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज बढ़ाया गया और ज्यादा लोगों को लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस को लिया गया, ठीक है, जिससे कि ये लोग खुश हो जाएं। और इससे क्या हो, क्या इफेक्ट चाहते थे ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स चाहते थे कि जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो अलग थलग पड़ जाएं, उनको क्या, उनको वो आइसोलेट हो जाएं, उनकी तरफ नरम दल वाले ध्यान ना दें और फिर धीरे धीरे हम उनका दमन कर देंगे, दबा देंगे, ठीक है। तो मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट भी इसीलिए लाया गया क्योंकि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को फॉरवर्ड करना था, लोगों के बीच में डिवाइड को और बढ़ाना था, ठीक है। और 1905 में आप लोगों को याद होगा बंगाल का विभाजन किया गया और बंगाल के विभाजन के अगेंस्ट गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू कर दिया था। तो बहुत सारी समस्याएं चल रही थी देश के अंदर, उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सोचो कि 1909 का क्या आया, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, ठीक है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। और मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के अंदर वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर भी क्या किया गया, इंडियंस को इंक्लूड किया गया और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले मेंबर बने एग्जीक्यूटिव काउंसिल वॉइसरॉय के। ये लॉ मेंबर बने थे सबसे पहले एग्जीक्यूटिव काउंसिल के कौन मेंबर हैं, वॉइसरॉय के, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है। कॉम्बिनल इलेक्टोरेट के नाम से भी इसको जाना जाता है।
याद रखेंगे कॉम्युनल इलेक्टोरेट सीधे सीधे यही पूछ लेता है विच रिफॉर्म इज नोन एज कॉम्युनल इलेक्टोरेट, तो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड नहीं है, मॉर्ले मिंटो है। फिर 1919 आते आते जो फ्रीडम स्ट्रगल था वो और ज्यादा मतलब और ज्यादा तेज होने लगा, लोगों ने और बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया उसके अंदर। तो उसके बैकग्राउंड में सोचो कि आया गवर्नर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसको बोलते हैं मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ठीक है, सीधे डेट भी पूछ लेता है, ईयर पूछ लेता है, मैच द फॉलोइंग करके आ जाते हैं क्वेश्चन, उसमें एक मॉर्ले मिंटो होगा, एक मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड होगा, सामने 1909 1919 दोनों डेट लिखेंगे, आपको मैच द फॉलोइंग करना पड़ेगा, वो एबीसीडी वाला। ठीक है ना, तो इसको अच्छे से याद रखना है, इन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 1917 के मॉन्टेस्क्यू डिक्लेरेशन के ऊपर ये आधारित है और इसका एम है कि धीरे धीरे क्या करना है, इंडिया को सेल्फ गवर्नेंस देना है, इसका ये एम था, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म का एम था। ठीक है, इसने पहली बार इंडिया के अंदर डायरकी इंट्रोड्यूस करी। डायरकी कहां पर, प्रोविंशियल लेवल पे। देखो दो लेवल है, एक सेंट्रल लेवल है, जैसे अभी भी इंडिया में हम लोग क्या देखते हैं, दो लेवल है, एक लोकसभा राज्यसभा है सेंट्रल लेवल पे, और यूपी के अंदर ये लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना। तो यूपी में योगी जी सरकार है और सेंटर में मोदी जी की सरकार है, तो क्या है ये दोनों अलग अलग है। तो प्रोविंशियल यानी कि जो राज्य के स्तर पे था उसके अंदर डायरकी को लाया गया। डायरकी को कैसे लाया गया, दो सब्जेक्ट बनाए गए, जैसे आज हम लोग देखते हैं कि तीन लिस्ट है, उस समय दो लिस्ट बनाई गई। सबसे पहले बनाई गई ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, जो पावर्स इंडियन राजाओं को ट्रांसफर, इंडियन प्रोविंसेस को ट्रांसफर की गई, जैसे पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, हेल्थ, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर। इंडियन मिनिस्टर्स को रिस्पॉन्सिबल बनाया गया लेजिस्लेचर के प्रति। लेजिस्लेचर के प्रति कौन जिम्मेदार है, भारतीय। लेकिन जो इंपॉर्टेंट मुद्दे थे जैसे डिफेंस, बजट, जस्टिस, लैंड रेवेन्यू, इरिगेशन, वो रिजर्व सब्जेक्ट के अंदर गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर ही रखे गए। ठीक है, 1919 के रिफॉर्म में। ठीक है, प्रोविंशियल बजट को अलग से रखा गया और सेंट्रल बजट को अलग से रखा गया। पहली बार क्या हुआ, प्रोविंशियल बजट अलग और सेंट्रल बजट अलग रखा गया। बाई कैमरल लेजिस्लेचर को यहाँ पे सेटअप किया गया स्टेट्स के अंदर, और काउंसिल ऑफ स्टेट और लेजिस्लेटिव असेंबली 6 स्टेट के अंदर सेटअप की गई थी। ठीक है, 6 स्टेट के अंदर बाई कैमरल लेजिस्लेशन सेटअप की गई। अब डिवाइड एंड रूल तो कर ही रहे थे, लोगों के बीच में इन्हें फूट तो डालनी ही थी। मुस्लिम को अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट पहले ही दे चुके थे। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब तो सब समझते हैं ना, किसी को कोई डाउट हो सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है तो पूछ लो। किसी को डाउट नहीं है तो चलो फिर बता दो क्या होता है सेपरेट इलेक्टोरेट, जिससे मैं पूछूंगा वही बताएंगे। राशि जी, सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है? जी राशि जी, माइक खोल लीजिए अपना, आवाज तो मेरी आ ही रही होगी आपके पास। क्या होता है सेपरेट इलेक्टोरेट? भरत सिंह जी, लॉ वालों से नहीं पूछूंगा। भरत सिंह जी, आवाज आ रही है? पायल जी, नेहा जी, विवान कौशिक जी। हाँ जी नेहा जी बताइए, हिम्मत करी, बहुत बढ़िया, शाबाश। सर इसमें ये था कि एक समुदाय के लोग उसी को वोट दे सकते हैं। हाँ बहुत बढ़िया, यही तो है, सिंपल है। और देखो पूछने में शर्माया मत करो यार, है ना, यहाँ पे शर्माओगे तो एग्जामिनर आपको नंबर देने में शर्मा जाएगा, और वो शर्मा गया तो दिक्कत है। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा भले कितना स्टूपिड क्वेश्चन हो, पूछ लिया करो। ठीक, क्या किया गया भाई, अभी भी रिजर्वेशन तो होता ही है, लेकिन पहले क्या किया गया कि अगर मुस्लिम कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा है तो वोटर भी सिर्फ मुस्लिम ही होगा, मुस्लिम इलेक्टोरेट होगा। इलेक्टोरेट भी कैसा होगा,
मुस्लिम से अप्लाई होगा। तो यहाँ पर डिवाइड एंड रूल को बढ़ाया गया। अच्छा, 1919 के अंदर यही फॉर्मूला सिख, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस के ऊपर लगाया गया कि यूरोपियन इलेक्शन लड़ेगा, यूरोपियन वोट देगा, एंग्लो इंडियन लड़ेगा, एंग्लो इंडियन वोट देगा, क्रिश्चियन लड़ेगा, क्रिश्चियन वोट देगा, सिख लड़ेगा, सिख वोट देगा, है ना। तो अलग अलग यहाँ पे क्या किया गया कि भारत के समाज को, जो कि इकट्ठा होकर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट उस समय लड़ रहा था, उसको क्या किया, खंड खंड करने का प्रयास किया। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को यहाँ पर इंप्लीमेंट करने का और ज्यादा प्रयास किया गया। इसके अलावा 1919 को कैसे याद रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन पहली बार प्रोवाइड कहां पर दिया गया, 1919 में। सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन को स्टैब्लिश किया गया 1926 में। 1919 के अंदर प्रोविजन किया और 1926 में स्टैब्लिश कर दिया सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। उसके अलावा ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर इंडिया ये बनाया गया। तो ये तीन चीजें बनाई गई, दो चीजें बनाई गई, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। फिर आता है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन आता है ये देखने के लिए कि क्या 1919 का एक्ट सही से लागू हो रहा है या नहीं हो रहा, रिव्यू करने के लिए आता है, ठीक है। इस साइमन कमीशन के अंदर कोई भी इंडियन था ही नहीं। जब इंडियन ही नहीं है और इंडिया के अंदर रूल चल रहा है तो उसको उसका रिव्यू कैसा ही होगा। तो सब लोगों ने इसका विरोध किया और साइमन गो बैक के नारे लगाए उस समय पर, है ना। साइमन गो बैक के नारे लगाए और उसमें जब लाठी चार्ज हुआ तो लाला लाजपत राय को लाठी लगी, जिससे कि लाला लाजपत राय घायल हो गए और अस्पताल में बाद में उनकी उन्हीं चोटों के चलते मृत्यु हो गई। और लाला लाजपत राय ने मरते मरते कहा था, ये जो मेरी मृत्यु है, ये जो मेरे लाठी लगी है, ये अंग्रेजों के शासन के अंदर, शासन के ताबूत के अंदर आखिरी कील का काम करेगी, है ना। तो आखिरी कील का काम किया लाला लाजपत राय की मृत्यु ने 1927 में, ठीक है, 1927 में। और फिर 1932 में दिया गया कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड क्या होता है, कम्युनल अवार्ड के अंदर रामसे मैकडोनाल्ड ने क्या किया, जो डिप्रेस्ड क्लासेस थे उनको कहा कि भाई जो पिछड़े हुए हैं, जो SC ST हैं, उनको क्या देंगे, उनको भी हम सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे और भारत का समाज और खंड खंड कर देंगे। लेकिन गांधी जी ने इसका विरोध किया और गांधी जी का उस समय पर विरोध किया डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने। और डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर जी और गांधी जी के बीच में होता है पूना पैक्ट। और इस पूना पैक्ट के अंदर ये तय होता है कि भाई सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चाहिए। सेपरेट इलेक्टोरेट देके तो खंड खंड हो जाएगा समाज, यानी कि बिखर जाएगा समाज, यानी कि और डिवाइड हो जाएगा समाज। डाइवर्स तो है ही, डिवाइडेड हो जाएगा। तो उस डिवीजन को रोकने के लिए उस समय पर गांधी जी की बात अंबेडकर जी ने मान ली और कहा कि ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं तो सीट तो कम से कम बढ़ा दो। तो गांधी जी ने उस समय पर वहां पर सीट के अंदर इजाफा कर दिया। तो पूना पैक्ट के अंदर ये चीजें हुई, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहीं से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ज्यादातर पार्ट लिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। इसके अंदर प्रोविजन किया गया कि ऑल इंडिया फेडरेशन बनाएंगे। हालांकि ये ऑल इंडिया फेडरेशन कभी बन नहीं पाई, लेकिन ऑल इंडिया फेडरेशन का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने का प्रोविजन किस में किया गया, 1935 के एक्ट में। फेडरेशन के अंदर क्या क्या था, प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स। क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स जो थे वो अपनी ऑटोनॉमी एंजॉय कर रहे थे, इसलिए उनका राजपाट ना चला जाए, उनकी रियासत ना चली जाए, इस डर से क्या हुआ कि वो फेडरेशन के अंदर शामिल ही नहीं हुए, इसलिए कभी फेडरेशन बन ही नहीं पाई, ठीक है। यहाँ पर 3 लिस्ट के अंदर डिवाइड कर दी गई पावर्स, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। और एक थी रेजिडुअरी पावर, जो बची कुची पावर है वो गवर्नर जनरल के पास रहेंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नर जनरल के पास कौन सी रहेंगी, रेजिडुअरी पावर्स। फेडरल लिस्ट के अंदर कौन लॉ बनाएगा, फेडरल लेजिस्लेचर, सेंट्रल लेजिस्लेचर जो है। प्रोविंशियल के अंदर जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है और कंकरेंट लिस्ट के अंदर दोनों बना सकते हैं। और इसके अंदर जैसे सेंट्रल बनाएगा डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, करेंसी, रेलवे, इन सब के ऊपर। और जो आज भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाती है ना ये सारी चीजें। और प्रोविंशियल लिस्ट जैसे आज भी पुलिसिंग किसके हाथ में, स्टेट के हाथ में, पब्लिक ऑर्डर स्टेट के हाथ में,
लोकल गवर्नमेंट स्टेट के हाथ में, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर स्टेट का, ये सब स्टेट का मैटर है आज भी, ठीक है ना। तो ये उसी समय पर क्या हो गया था, डिवाइड हो गया था। आज पार्लियामेंट के पास, याद रखना, आज किसके पास है, पार्लियामेंट के पास, प्रेसिडेंट के पास नहीं है, लेकिन पहले गवर्नर जनरल के पास थी 1935 के अंतर्गत। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, एबॉलिश डायरकी, डायरकी को खत्म कर दिया गया। इंट्रोड्यूस, अच्छा डायरकी प्रोविंशियल स्टेज पे, प्रोविंशियल स्टेट पे जो थी डायरकी, उसको खत्म कर दिया गया, लेकिन सेंटर के अंदर डायरकी को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। बाई कैमरल लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो याद रखेंगे। एक और क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पहली बार स्टैब्लिश किस एक्ट के अंदर किया गया, 1935 के अंदर, ठीक है ना। तो अच्छा, फेडरल कोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1937 के अंदर सुप्रीम कोर्ट पहले स्टैब्लिश हो गई थी 1774 में, ठीक है। और फेडरल कोर्ट कब बनी, फेडरल कोर्ट बनी 1937 में। क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। प्रोवाइडेड फॉर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। जहां भी फेडरल दिखे ना 1935, ठीक है। उसके अलावा प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी इसके अंदर बनाया गया, ठीक है। मेन सोर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, थ्री फोल्ड डिवीजन है, ठीक है। सारी चीजें आपको बताएंगे, यूपी स्पेशल मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा फेडरेशन, ठीक है, डायरकी, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। फिर आता है इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट, यानी कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। किस तारीख को रॉयल एसेंट मिली, तो 18 जुलाई 1947। अगर पूछता है कि किस तारीख को एसेंट मिली, 18 जुलाई 1947। और 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ, ये एक्ट इफेक्ट में आ गया, एनफोर्समेंट में आ गया। तो डेट ऑफ एनफोर्समेंट 15 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे अपना, है ना, भूल ही नहीं सकते। लेकिन साइन कब हुआ था, 18 जुलाई 1947 में, ठीक है। तो यहाँ पे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक। ब्रिटिश रूल खत्म हो गया, इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन कर दिया गया इसके अंदर, और इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग बनाए गए। उसके अलावा सभी प्रोविंसेस को ये आजादी दी गई, चाहे तो वो इंडिया के साथ जाएं, चाहे तो वो पाकिस्तान के साथ जाएं, ठीक है। और गवर्नर जनरल क्या बन गया, मेन हेड बन गया इसका, डोमिनियन ऑफ इंडिया का। यहाँ पे डोमिनियन ऑफ इंडिया वर्ड यूज हुआ है। तो डोमिनियन ऑफ इंडिया का सब क्या बन गया, फिर से अभी तक वायसराय चला रहा था, अब वायसराय को बदल के गवर्नर जनरल बना दिया। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया लॉर्ड माउंट बेटन। माउंट बेटन प्लान आया ना, तो लॉर्ड माउंट बेटन फर्स्ट क्या बन गए, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। और फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया सी राजगोपालाचारी, ठीक है। सी राजगोपालाचारी क्या बन गए, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान बनाई गई और सभी लोगों को आजादी दी गई। फर्स्ट टाइम क्या क्या हुआ, ये बिल्कुल याद रखेंगे इस लिस्ट को, अभी जो हमने डिस्कस किया उसी के अंदर से है सारी लिस्ट। जैसे पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर कंपनी सबसे पहले 73 में आया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल 73 में बना, सुप्रीम कोर्ट 73 वाले एक्ट से बना, लेकिन 74 में सुप्रीम कोर्ट पहली बार बनी कलकत्ता के अंदर, ठीक है। डुअल कंट्रोल कब आया, तो ये सारा रिवीजन के लिए मटेरियल है जो डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और हमको बहुत दिक्कत होती है उसमें। और ये एक्ट का कैसे कैसे याद रखना है, रेगुलेटिंग एक्ट कैसे याद रखना है 73 का, सेंट्रलाइजेशन शुरू होने से, पेट्स इंडिया एक्ट डुअल कंट्रोल से, चार्टर 1813 वाला ट्रेड मोनोपोली पार्टली खत्म करने से, है ना। तो ये सारी चीजें आप इसको रिवाइज करोगे तो इजीली याद हो जाएंगी, ठीक है।